नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए उत्तर प्रदेश से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। जो भी उत्तर प्रदेश में तैयारी कर रहे हैं, पुलिस भर्ती, यूपीपीसीएस, समीक्षा अधिकारी और जूनियर असिस्टेंट की तैयारी, उसमें से जो उत्तर प्रदेश से स्पेशल क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका जो सार है हम बता रहे हैं उनके बारे में डिटेल के साथ। तो यहाँ से अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो शुरू करते हैं हम आज का प्रश्न की श्रृंखला। तो प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली फसल कौन सी है? तो सभी को पता है, उत्तर प्रदेश गेहूं के मामले में नंबर 1 पर है। और प्रदेश में गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता के बारे में बात करें तो गंगा, घाघरा और दोआब क्षेत्र में सबसे ज़्यादा गेहूँ उत्पादन होता है। अरहर की बात करें तो अरहर, चना व अदरक की सर्वाधिक खेती होती है बुंदेलखंड में, क्योंकि इन जो फसलों में पानी की कम ज़्यादा लागत नहीं होती है। यहाँ पे इनमें पानी नहीं दोगे तब भी ये फसल तैयार हो जाती है, बिना पानी के अरहर तैयार होता है। तो बुंदेलखंड क्षेत्र में क्या है ना, पानी की कमी है, तो इसलिए यहाँ पे बिना पानी वाली फसलें तैयार की जाती है। चना है, अरहर है, इसमें पानी नहीं लगाना पड़ता है। आगे बात करें अफीम की खेती के लिए तो बाराबंकी व गाजीपुर प्रसिद्ध है। गाजीपुर में लॉर्ड कॉर्नवालिस की एक कब्र भी है, याद रखिएगा, ठीक। और मूंगफली उत्पादन का क्षेत्र है, रुहेलखंड में मूंगफली होती है। और चावल का उत्पादन जो है तराई व पूर्वी उत्तर प्रदेश में होता है। प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल के बारे में बात करें तो गन्ना जो है नकदी फसल। नकदी का मतलब होता है कि इसको हम काट के इसमें गेहूँ चावल की तरह बोरे में भर के तो नहीं रखते हैं, इसको तुरंत बेच दिया जाता है गुड़ और चीनी बनाने के लिए। तो इसके बदले में हमको पैसा नकद मिल जाता है, तो इसीलिए इसे नकदी फसल कहते हैं। गन्ना उत्पादन के विशेष क्षेत्र बता दें तो तराई व मेरठ के निकटवर्ती क्षेत्र है। ये मेरठ साइड में सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन होता है और कुशीनगर साइड में भी होता है, क्योंकि इधर नदियों का विस्तार है, इस वजह से। और प्रदेश में कपास उत्पादन के क्षेत्र में गंगा, यमुना, दोआब व रोहिलखंड के क्षेत्र में ज़्यादा कपास होता है, काली मिट्टी इधर पाई जाती है, इस वजह से। दशहरी आम का विषय क्षेत्र मलिहाबाद है, लखनऊ में पड़ता है। और जबकि लंगड़ा आम जो होता है वाराणसी में है। अगर पूछ ले दशहरी आम के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध एरिया कौन सा, तो मलिहाबाद है जो लखनऊ में, और लंगड़ा आम के लिए वाराणसी। सफ़ेदा व चौसा आम का विशेष क्षेत्र सहारनपुर है, ठीक। सफ़ेदा व चौसा सहारनपुर में, जबकि स्टॉल आम का मेरठ बागपत में है। और प्रदेश में उत्पादित आम को दूसरे प्रदेशों में नवाब ब्रांड के नाम से बेचा जाता है, ठीक। और जो आलू है वो ताज ब्रांड के नाम से बिकता है। अमरूद के लिए प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र इलाहाबाद में, जबकि आम का एक ऐसा केंद्र लखनऊ में। प्रदेश में आलू उत्पादन के विशेष क्षेत्र आगरा, अलीगढ़, कानपुर, मेरठ और बरेली मंडल में है। और देश में सर्वाधिक कोल्ड स्टोर उत्तर प्रदेश में, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा आलू होता है, तो आलू को सुरक्षित रखने के लिए उत्तर प्रदेश में कोल्ड स्टोरों की व्यवस्था की गई, जहाँ पे आलू सुरक्षित रहते हैं। और जब इन आदमी की बुआई का समय आता है तो वहाँ से निकाल लिया जाता है। और भारत के कुल मेथाइल उत्पादन का लगभग 3/4 भाग उत्पादित होता है। मेथाइल जिसे पिपरमिंट का तेल बोलते हैं, तुलसी की तरह पत्ती होती है, लोग देखे होंगे एक गाँव में खेती होती है, तो वही मेथाइल मतलब इसका रेट ज़्यादा होता है। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है 3/4 भाग में। और प्रदेश में पान की खेती 24 जिले में की जाती है, लेकिन पान के लिए प्रसिद्ध जिला जो है बांदा या महोबा है, ठीक। महोबा पान जीआई टैग भी प्राप्त हुआ है। आगे बात करें दुग्ध विकास में तो सफ़ेदकरण दूध से संबंधित है, वर्गीज कुरियन ने शुरू किया था। देश व प्रदेश की प्रथम नियमित दुग्ध संघ की स्थापना की बात करें लखनऊ में 1938 में हुई थी। और गुजरात में आनंद सबसे पहले बना था। और राज्य दूध परिषद की स्थापना की बात करें तो 1976 में इसका निर्माण हुआ। प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना की बात करें तो 1962 में बनाया गया। आगे बात करते हैं देसी नस्ल की गायों में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन होता है, नंद बाबा पुरस्कार उनको दिया जाता है। फिर बात करते हैं कृषि योजनाएं उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी चालू है। तो प्रदेश में चकबंदी योजना लागू हुई 1955 में। अब चकबंदी योजना है क्या, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, तो उनको हम बता दें कि जैसे आपका खेत हो या हमारा खेत हो, देखो जैसे एक छोटा सा खेत यहाँ पे बना है, एक खेत इधर है पूरब साइड में, एक उत्तर में, एक इधर पश्चिम है और एक इधर दक्षिण में। ये 4 खेत, 5 बिसुआ का ये है, 4 का ये है, 3 का ये है, 2 का ये है, छोटे छोटे खेत है। अब आपको पानी लगाना तो आप एक बार में एक ही जगह जाओगे इधर, ठीक। और इनकी दूरियां हम बता दें तो लगभग आपका 1 किलोमीटर की दूरी पे है, 500 मीटर की दूरी पे है, मतलब इनकी दूरियां इतने में फैली हुई हैं। तो आप क्या करोगे कि आपको यहाँ अगर धान की खेती लगी या गेहूँ की खेती लगी तो आप एक दिन में इधर व्यवस्था कर पाओगे पानी के लिए, क्योंकि हर जगह आप बोरिंग करवा नहीं सकते छोटे छोटे खेतों के लिए। तो किसी दूसरे की सहायता से ही पानी लगाओगे। पता लगे अब दूसरा कोई लेकर गया तो वहाँ 50 तुम्हारा पर्सनल ही खेत नहीं है, बहुत सारे लोग तुम्हारे पड़ोसी उनके खेतों में लगा है, फिर उसके बाद ये हमारी पर्सनल दशा है, इस वजह से हम बता रहे हैं। फिलहाल वर्तमान में हमारे पास सुविधा हो गई है, लेकिन इसके पहले हम बता दें मेरे खेत ऐसे ही फैले हुए हैं। तो
यहाँ एक दिन हमको पानी लगाना, तो हम दूसरे का हाथ पैर जोड़े, भैया मेरे खेत में पानी लगाना, बोला भैया अभी इसमें लगाना है, इसमें फिर इसमें, उसके बाद तुम्हारा नंबर आएगा। तो पूरा दिन हम ताकते रह गए, मुश्किल से आधे 1 घंटे के काम के लिए पूरा दिन हम बर्बाद किए। ठीक, तो ये सारी व्यवस्था हर जगह लागू होती, यहाँ भी वही व्यवस्था, यहाँ भी वही समस्या, यहाँ भी समस्या। तो ये योजना, चकबंदी की योजना से क्या हुआ कि ये जो सारा खेत आपका 5, 4, 9, 3, 12, 2, 15 बिस्वा खेत बनता है, तो 15 बिस्वा खेत आपको यहाँ एक जगह पे दे दिया गया। यहाँ पे अब आपको क्या हुआ कि आप पर्सनल अपनी बोरिंग करवा लोगे तो 15 बिस्वा आप सींच सकते हो। ठीक, दूसरे के हाथ पैर जोड़ने की ज़रूरत नहीं। ठीक, आपका पर्सनल खेत एक जगह उठ के आ गया है, पूरा जितना था। अब आप यहाँ पे कोई भी फसल कर सकते हो, तो एक बार में निगरानी कर सकते हो, चारों तरफ तार लगा सकते हो, बाड़ लगा सकते हो, आप इसकी रखवाली कर सकते हो। तो चकबंदी योजना से यही लाभ हुआ कि जिनके खेत फैले हुए थे इधर चारों तरफ, उनको एक जगह उठा के दे दिया गया, और आप वहाँ पे अपनी पूरी खेती अच्छे ढंग से भी कर सकते हैं। तो ये है चकबंदी योजना, समझ में आ गया होगा उम्मीद है। अब आगे बात करें, उत्तर प्रदेश अधिनियम जोत सीमा आरोपण अधिनियम सीलिंग कानून 1960 से। क्रेडिट कार्ड योजना 1999 2000। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, किसान अपनी फसल को दिखा के बैंकों से लोन लेता है अपने कामों को पूरा करने के लिए। उसके बाद धीरे धीरे किस्त के रूप में बैंकों में पैसा जमा कर देते हैं, कुछ बहुत ब्याज के साथ। तो ये है क्रेडिट कार्ड किसान योजना, है ना। और आम आदमी बीमा योजना की बात करें तो 18 से 59 साल की भूमिहीन किसान जो हैं मुखिया, उनको 1 नवंबर 2008 से यह लागू है, जिनके पास खेती नहीं है। अब प्रदेश से आलू का निर्यात किया जाता है ताज बांड के नाम से, अभी मैंने बताया, ठीक, क्योंकि ताज उधर आगरा साइड में है, ताजमहल है ना वहाँ पे, तो उसी के नाम से इसको ताज बांड दे दिया गया। राज्य में जैविक खेती मॉडल के रूप में चयनित जिला हमीरपुर है। आगे बात करते हैं, वर्ष 2022 तक कृषकों की आय 2 गुना करने हेतु कार्रवाई की जा रही है 8 सूत्रीय रणनीति पर। वर्ष 2022 तक कृषकों की आय 2 गुना करने हेतु मुख्यमंत्री अध्यक्षता में गठित किया गया किसान समृद्धि आयोग बना है। और आगे बात करते हैं सिंचाई व भूगर्भ जल संक्षिप्ति की। तो प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में बता दें, 1 मिनट। देखो उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, तो गंगा प्रमुख नदी है, यमुना है इसकी सहायक, और रामगंगा, गोमती और घाघरा नदी, ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ हैं। और गंगा के अन्य नाम बता दें तो जाह्नवी, भागीरथी, गंगा का ही पर्यायवाची शब्द है, इन सभी की पर्यायवाची हैं। यमुना कालिंदी, सूर्यपुत्री, यमुना का है। गंडक शालिग्राम, नारायणी शालिग्राम पत्थर भी होता है जो नेपाल में मिला है, वो अभी यहाँ राम मंदिर में लगवाया गया है शालिग्राम, बहुत महंगा आता है। और शारदा को काली और महाकाली कहते हैं। घाघरा नदी को कर्णाली नदी, सरयू को विशिष्टि देविका, रामप्रिया, सरयू के किनारे अयोध्या बसा हुआ है। और राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर बसा, तो राप्ती को बूढ़ी राप्ती, रोहिणी, रामगंगा, रामगंगा उत्तराखंड में बहती है ना, और अपने उत्तर प्रदेश में। और हिंडन नदी ये मेरठ साइड में है। हरनंदी इसको बोलते हैं, आरिज कोसी, बाणगंगा आदि ये हिमालयी नदियाँ, ठीक, हिमालय से बहने वाली नदियाँ। और सदा नीरा भी नहीं कहते हैं क्योंकि हमेशा बारिश इसमें पानी भरा रहता है, हिमालय से वहाँ पे बर्फ़ पिघला करती है, तो इस वजह से बारहमासी नदियों की संज्ञा दी गई इन नदियों को। आगे बात करते हैं, गोमती को गोमल कहते हैं। वरुणा, साई नदी रायबरेली में हमारे यहाँ बहती है। पांडो, आमी, ईसन और कमनासव नदी आदि ये इधर हैं, गोमती नदी। मैदानी नदियों की बात करें तो मैदानी में स्वर्ण, बेतवा, बेतरती, केन, कर्णवती और टोंस तमसा। चंबल नदी ये है उधर है, क्या बोलते हैं, जालौन साइड में, एमपी के बॉर्डर की तरफ, एमपी में बहती चंबल नदी, चंबल, बिहड़ वगैरह, ठीक। और सिंध, काली सिंध, कन्हार, बेलन ये इधर मेरठ साइड में, रिहंद है, सोनभद्र, चंद्रप्रभा, चंदौली, सजनम, बिरमा आदि ये पठारी नदियाँ, ठीक। आगे बात करते हैं, सरकारी तौर पर प्रदेश को 8 नदी बेसिन में बांटा गया है, जिनमें से गंगा है, यमुना है, रामगंगा, गोमती, घाघर, गंडक, राप्ती व सोन बेसिन। गंगा ज़्यादा प्रदूषित कहाँ पे होती है, तो अगर बता दें तो कन्नौज से वाराणसी होती है, कानपुर, आगरा मत कभी लगाना, ठीक, कानपुर के बीच में होती है। पर अगर एरिया की बात करें तो ये कानपुर, कन्नौज और वाराणसी इनके बीच में कानपुर आता है ना, तो शुरुआत यहाँ से होती है, ख़त्म यहाँ पे होता है, ये होता है, ठीक। आगे बात करें, गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडी सेंटर की स्थापना की गई आईआईटी कानपुर में, ठीक। और उत्तर प्रदेश सबसे लंबी नदी गंगा है, सभी को पता है। और टोटल लंबाई की बात करें तो 25 किलोमीटर है इसकी लंबाई, और लगभग 900 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में बहती है, 28 जिलों से होकर बहती है। और राज्य में सर्वाधिक कहाँ बहती है, तो 133 किलोमीटर गंगा तट वाला जिला बदायूं पे है। और यमुना की सफाई तो राज्य सरकार ने समझौता किया नीदरलैंड से। और प्रदेश में यमुना नदी बहती है 19 जिलों में, गंगा बहती है 28 जिलों में, यमुना बहती है 19 जिलों में। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना चलाई जा रही है लखनऊ में गोमती नदी पर, ठीक।
और पर्यटन हेतु गोमती का लंदन के टेम्स की तरह सौंदर्यीकरण किया जा रहा है लखनऊ में। आगे बात करते हैं नदियों के किनारे प्रमुख बसे हुए शहरों के बारे में। तो पूछ लेते हैं क्वेश्चन, तो इसके बारे में बता दें कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो बात करते हैं बिजनौर। एक मिनट। बिजनौर, हस्तिनापुर मेरठ, गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ है, अनूपशहर बुलंदशहर में है, नरौरा बुलंदशहर में, बबराला ये संभल में पड़ता है, कछला घाट बंदावी में पड़ता है, फतेहगढ़ फरुखाबाद में पड़ता है, और बिल्लौर कानपुर नगर और बिठूर कानपुर नगर ये भी पड़ता है। बक्सर जो पड़ता है उन्नाव जिला में, डलमऊ है हमारा, या ये मेरा घाट है डलमऊ रायबरेली में। तो और कला काकर प्रतापगढ़ में पड़ता है। श्रृंगेरीपुर प्रयागराज में, प्रयागराज सिरसा प्रयागराज, और मिर्ज़ापुर चुनार यहाँ पत्थर निकाला जाता है, चूना पत्थर मिर्ज़ापुर में। और वाराणसी सैदपुर गाजीपुर में पड़ता है, गाजीपुर शेरपुर बलिया आदि नगर गंगा के किनारे बहते हैं। तो बिजनौर से गंगा प्रवेश करती और ये बलिया अंतिम है, यहाँ से बिहार में चली जाती है। ऐसे देख लो बिजनौर है, यहाँ से बहते हुए ये सारे सारे जो हैं ज़िले गांव हैं, यहाँ से बहते हुए बलिया में आती हैं, यहाँ पे सीधा बिहार चली जाती है। तो गंगा के किनारे ये तट बसे हैं। आगे बात करते हैं बागपत वृंदावन, ये यमुना नदी के किनारे वाले कुछ ज़िले हैं। मथुरा आगरा, बटेश्वर आगरा में है, और इटावा कालपी जालौन में है, हमीरपुर कौशाम्बी और प्रयागराज ये यमुना नदी के किनारे बसे हुए ज़िले हैं। मुरादाबाद और बरेली नगर जो है रामगंगा के किनारे। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ सुल्तानपुर जौनपुर यहाँ पे गोमती नदी बहती थी। और अयोध्या नगर ये तो सरयू में है, अयोध्या धाम है, गोला है, बहरहालगंज है, दोहरी घाट है, बरहाज है, ये सब सरयू नदी के किनारे के ज़िले हैं। गोरखपुर की बात करें तो राप्ती और रोहिणी नदी के संगम पर बसा है गोरखपुर। और वाराणसी नगर की बात करें तो वाराणसी जो है वरुणा वासी नदियों के मध्य है, 80 घाट वहीं पे है, ठीक, और गंगा के बाएं तट पर है। अब बांदा नगर की बात करें तो बांदा जो है केन नदी तट पर है। हमीरपुर नगर की बात करें तो हमीरपुर जो बेतवा और यमुना नदी के संगम पर बसा हुआ जिला है। आगे बात करें चित्रकूट नगर की तो पैसमिनी या मंदाकिनी नदी तट पर है। प्रतापगढ़ जो है ये साई नदी के तट पर है, और रायबरेली भी साई नदी के किनारे ही है। सोनभद्र नगर स्थित है, सोन नदी तट पर है। और मेरठ व गाजियाबाद नगर हिंडा नदी के है किनारे। कासगंज नगर काली नदी के तट पर है। आगे बात करें नदियों के प्रवेश निकासन व मिलन स्थल कहाँ कहाँ है। तो राज्य में गंगा का प्रवेश व निकासन होता है क्रमशः बिजनौर व बलिया से। अभी हम आपको बताएं कि बिजनौर में गंगा नदी प्रवेश करते हैं और बलिया से बिहार में चली जाती है। आगे बात करें रामगंगा नदी का प्रवेश कहाँ से होता है, तो बिजनौर जिले से होता है रामगंगा का। और रामगंगा जो है गंगा में मिलती कहाँ पे, तो कन्नौज के निकट मिलती है। काली नदी गंगा में कहाँ मिलती है, तो कन्नौज के निकट ये भी मिलती है। बूढ़ी गंगा जो है गंगा में मिलती है बदायूं में, सबसे ज़्यादा बदायूं में ना गंगा नदी का विस्तार है 133 किलोमीटर। आगे बात करें यमुना नदी के प्रवेश समापन कहाँ होता है, सहारनपुर में यमुना नदी आती है और उसके बाद प्रयागराज में मिल जाती है संगम में। गंगा यमुना के मध्य प्रवाहित होने वाली हिंडन हरनंदी नदी भी कहते हैं, यमुना में मिलती है नोएडा के पास। याद रखिएगा गंगा यमुना के मध्य प्रवाहित होने वाली हिंडन, जैसे ये गंगा नदी है, ठीक, और ये है यमुना नदी, इसके बीच में बहती हिंडन नदी, ठीक। तो ये यमुना नदी में मिलती है, इधर इसको यमुना मान ले, इसके गंगा मान ले, तो ये ऐसे बहते बहते यहाँ इस नदी में मिल गई, तो ये एरिया नोएडा पड़ेगा, तो यहाँ पे इसका मिलन होता है। आगे बात करें राज्य में चंबल नदी का प्रयोग कहाँ से होता है, तो आगरा जिले में चंबल नदी आती है, उधर से एमपी साइड से। और चंबल चरमवाती नदी यमुना में मिलती है, यमुना मुरादगंज औरैया में मिलती है, ठीक। केन यमुना में मिलती है भुजहा बांदा के पास। गोमती नदी निकलती कहाँ से, तो पंगैलोर फुल्ला झील में, फुल्ला झील है पीलीभीत। गोमत ताल या गोमत झील के नाम से बात है, पीलीभीत में ये गोमती नदी निकलती। गोमती नदी गंगा में कहाँ मिलती है, कैथी के निकट गाजीपुर में। और टोंस या तमसा नदी का राज्य में प्रवेश कहाँ से होता है, वह गंगा में मिलन कहाँ होता है, तो सिरसा से ये मिल आती है और गंगा प्रयागराज में इधर टोंस नदी मिल जाती है। सोन नदी के प्रवेश और निकास कहाँ, तो सोन नदी सोनभद्र से जिले में है। और प्रदेश में बाढ़ प्रभावित कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 73.36 लाख हेक्टेयर में बाढ़ प्रभावित एरिया। आगे बात करें उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलों के बारे में, तो करेला व इटौजा झील है जो लखनऊ में है। नवाबगंज झील है, कुंदरा समुंदर जो है नवाबगंज पश्चिम बिहार है, और नवाबगंज ये उन्नाव में है, ठीक। और बड़ा ताल गोखुर ये शाहजहाँपुर में पड़ता है। लिलौर झील बरेली में पड़ता है। शेखा झील राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में विकसित है और विकासाधीन है, अलीगढ़ में है। आगे इसी में बात कर लें तो कृत्रिम झील है गोविंद बल्लभ पंत सागर कृत्रिम झील है, सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश की, तो सोनभद्र में पड़ती है। और अलवारा झील विदेशी पक्षियों का आगमन यहाँ पे होता है सबसे ज़्यादा, कौशाम्बी में है ये। और सागर ताल ये बदायूं में है।
पंगैली फुलहार या गोमत ताल गोमती नदी का उद्गम पीलीभीत में। ठीक, सीताकुंड भरत कुंड अयोध्या में है, क्योंकि सीताराम भरत सब वहीं अयोध्या में, तो उन्हीं के नाम से ये सीताकुंड और भरत कुंड अयोध्या धाम में है। और राधा कुंड, श्याम कुंड, गोविंद कुंड व मानसी, गंगा कुंड, कुसुम सरोवर, गोवर्धन मथुरा, क्योंकि राधा श्याम श्री कृष्ण गोविंद ये सारे मथुरा में देवी देवता इनके नाम से ही प्रसिद्ध है, गोवर्धन मथुरा, तो ऐसे याद रखिएगा ना। और आगे बात करें प्रमुख बांध परियोजनाएं, तो सोनभद्र जिले में पिपरी नामक स्थान पर रिहंद नदी पर 1963 में निर्मित बहुउद्देशीय रिहंद बांध परियोजना गोविंद बल्लभ पंत क्या थे, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, तो उन्हीं के नाम पे बनाया गया, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो 91 मीटर है। ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की 1975 में निर्मित संयुक्त राजघाट बहुउद्देशीय बांध परियोजना की ऊंचाई 43.80 मीटर है। ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की 1958 में निर्मित संयुक्त माता टीला बांध जो है बेतवा नदी की पर है और ललितपुर में है, तो इसकी ऊंचाई की बात करें तो 35 मीटर है। आगे बात करें सिंचाई पेयजल, तो सकल संचित क्षेत्र 2015-16 के बारे में, तो 209.65 लाख हेक्टेयर है। शुद्ध सिंचित क्षेत्र कितना है, तो 143.89 लाख हेक्टेयर 2015-16 के आंकड़े के अनुसार। कुल सृजित सिंचन क्षमता की बात करें तो 2015-16 के आंकड़े के अनुसार 367 लाख हेक्टेयर है। और सिंचन क्षमता का कुल उपयोग 2015-16 में 246.93 लाख हेक्टेयर है। कुल शुद्ध सिंचाई में नलकूप की सिंचाई कितनी है, तो 2015 के आंकड़े के अनुसार 70.8% होती है नलकूप से, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में। ठीक, और नलकूप, कुआं, तालाब आदि उत्तर प्रदेश में सिंचाई के साधन है, लघु सिंचाई साधन इन्हें बोलते हैं। नहर, बांध आदि से मध्यम व बृहद सिंचाई साधन है, बड़ी व्यवस्थाएं हैं। और प्रदेश में लगभग 78% सिंचाई की जाती है निजी लघु सिंचाई से, मतलब इंजन बोरिंग जो भी होती हैं इनसे 78% सिंचाई होती है। और प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन क्या है, तो नलकूप वही बोलते हैं जो इंजन पंपिंग सेट होते हैं ना, वो उन्हें बोलते हैं नलकूप। और प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी, पूर्वी यमुना नहर, 1631 में इसका निर्माण हुआ, शाहजहां के द्वारा बनाया गया। ठीक, पूर्वी यमुना नहर को पुनः अंग्रेजों द्वारा खुदवाया गया 1830 में। और प्रदेश की सबसे बड़ी 12,368 किलोमीटर नहर प्रणाली जो शारदा नहर है 1928 में बनी थी। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की पूछ ले कौन सी नहर प्रणाली, शारदा नहर है। इसकी लंबाई के बारे में बात करें 12,368 किलोमीटर लंबाई। ठीक, और 1928 में बनी थी शारदा नहर, हमारे रायबरेली से होकर गुजरती है। तो हरिद्वार से निकलने वाली ऊपरी गंगा नहर का निर्माण 1854 में हुआ था। प्रदेश में नहरों का सर्वाधिक विस्तार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। और प्रदेश में सर्वाधिक नहर सिंचित क्षेत्र है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। और प्रदेश में सर्वाधिक लंबाई नहरें हैं रायबरेली में, हमारे रायबरेली में सबसे ज़्यादा लंबाई की नहरें हैं। और दिल्ली के पास यमुना के दाहिने से निकलने वाली नहर है आगरा नहर में। हम लोग खुद नहर से ही सिंचाई करते हैं, गंगा नदी से नहर निकलती है, हमारे खेतों के बगल से ही गुजरती है। यूपी, हरियाणा, दिल्ली व राजस्थान में सिंचाई होती है आगरा नहर से। ठीक, और गंडक नदी से नेपाल से निकलने वाली गंडक नहर से सिंचाई होती है यूपी, बिहार में। और पन्ना जो मध्य प्रदेश में हीरा की खान है में स्थित केन नहर परियोजना यूपी व एमपी की संयुक्त परियोजना है। शहडोल मध्य प्रदेश में सोन नदी पर बनी बाण सागर परियोजना है, यूपी, एमपी व बिहार की संयुक्त परियोजना है। और ग्रेटर नोएडा में चलाई जा रही गंगा जल परियोजना जो पेयजल हेतु है। और प्रदेश में ड्रिप एवं स्प्रिंकलिंग तकनीक से सिंचाई की जाती है ज़्यादातर बुंदेलखंड में। मतलब ये जो ड्रिप वाली सिस्टम क्या होता है ना, कि आप कभी सफ़र किए होंगे इस साइड में एमपी के एरिया में, तो यहाँ पे पानी की कमी है, तो कहीं कहीं मैंने देखा है छोटी छोटी पाइपें ऐसे जो फव्वारा नहीं होती, देखा होगा फव्वारा वाला, तो वही पूरा मतलब खेतों में पाइप पतली सी बिछी होती है। और ये छड़ एक लगी होती है और उसमें क्या घूम घूम के ऐसे ऐसे फव्वारा चला करता है, इधर घूमता है, मतलब चारों तरफ बीच बीच से खुले रहते हैं, पाइप में लगे होते हैं टोंटियाँ छोटी छोटी खड़ी रहती हैं, और उनसे ऐसे घूम घूम के ऐसे फव्वारा दूर दूर तक फैला, तो ऐसे में मतलब पानी का खर्च कम होता है और पेड़ पौधे सींच भी जाते हैं। तो ये व्यवस्था है, इन्हें कहते हैं स्प्रिंकलर या ड्रिप विधि। तो ये बुंदेलखंड एरिया में पानी की कमी, तो इस वजह से यहाँ पे इस सारी व्यवस्थाओं से वहाँ पे सिंचाई होती फसलों की। तो ये था हमारा उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक, और उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक दो बार देख लोगे तो आपको उत्तर प्रदेश में जो टॉपिक बताए हैं नदियों के बारे में, कौन सी नदी कहाँ मिलती है और सिंचाई के साधन हैं, तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक था आपके लिए। और उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें, जो भी उत्तर प्रदेश से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक था। तो थैंक्स, तब तक के लिए बाय। मिलते हैं कल सुबह फिर करंट अफेयर की क्लास में, जो भी मेरे नए
दोस्त इसमें जुड़ रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और पीडीएफ के लिए अगर आपको बता दें तो सरल एग्ज़ाम के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, सरल एग्ज़ाम के नाम से, जिस नाम से आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इसी नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। इसमें आपको पीडीएफ करंट अफेयर की और जो भी टॉपिक से आपको ज़रूरत है आप कृपया चैनल में जुड़ जाएंगे और वहाँ बता देंगे तो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे आपकी शिक्षण संबंधी जो भी पीडीएफ है। ठीक, तो बाय, तब तक के लिए थैंक्स दोस्तों।